में तो आपकी टीम से भी कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग का आज हमने करना है छठा पार्ट, यानी कि अपने 6th पार्ट को शुरू। 5 पार्ट पहले हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग कुछ दिन बाद मिलेगी। आज छठा पार्ट है। कैमरा ऑन करके बैठो सारे लोग जल्दी से। डायरी पेन सबके पास होना चाहिए, लिखना कम सुनना ज्यादा। और जो चीज सिखाई जाए उसको यूज करने की, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो ही जिंदगी में कोई बदलाव आएगा, वरना आपका 1 घंटा खराब। और अंत में आप एक ही चीज बोलोगे, थैंक यू सर, मजा आ गया। इसका कोई फायदा नहीं है। अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं जो सीखूंगा या जो मैं सीखूंगी वो मुझे यूज करना है लाइफ में। और जो लोग लेट के इस मीटिंग को देख रहे हैं, लेट के प्रॉपर, क्या बिल्कुल बिल्कुल लथड़ हो क्या? बिल्कुल ही सांड की तरह सोते हो क्या जिंदगी भर? थोड़ा उठो। 12 बज गए क्या रात के? ज्यादा फैट बढ़ गया है शरीर में, ज्यादा पेट बाहर आ गया, ज्यादा नींद आ रही है। थोड़ा सा कसरत कर लिया करो भाई, उठ जाया करो। थोड़ा हल्का खाना खा लिया करो रात को ना। खाना खाएंगे भारी एकदम, चूपड़ी हुई देसी घी की रोटियां 5-5, 4 कटोरी भर के खाना। और फिर कहेंगे सर वो नींद आ गई थी सर, आंख लग गई थी रात को, भारी खाना खाए थे। तो मत खाया करो भाई भारी खाना, ठीक है? हल्का खाना खाओ मीटिंग के दौरान, एक्टिव रहो थोड़ा सा। और प्लीज जो लोग लेट के सो के इस मीटिंग को देख रहे हैं उनसे सिंपल रिक्वेस्ट है, उठ जाइए। उठने के बाद अपने पास डायरी पेन रखे, पानी वानी अपने पास रखें, ईयरफोन्स लगाओ, एंड देन इस मीटिंग का मजा उठाओ और सीखो। स्टार्ट करें। चैप्टर 6 के साथ अपनी बात करें, स्टार्ट। चलो, बाकी आप लोगों से रिव्यूज लूंगा मैं आखिर की मीटिंग की आखिरी में, यानी कि जैसे मीटिंग खत्म हो, हमारे 1 घंटा पूरा हो जाए हमारी ट्रेनिंग का, तो ग्रुप में सबने रिव्यूज देने हैं कि आज उनको क्या सीखने को मिला। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूं? कैमरा ऑन रहेगा? लेटोगे तो नहीं? थोड़ा बहुत लिखोगे, ज्यादा सुनोगे? चलिए ठीक है। इस दुनिया में आती नहीं। कृष्ण और अर्जुन। अच्छा, आपको आवाज आई थी? कैमरा ऑन करो सारे लोग। आवाज आई थी आप सब लोगों को हल्की फुल्की? ठीक है, एक बार दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, सुन के बताना आवाज आ रही है नहीं, थे हाथ कि ऊपर कर अंडे देना। वाली डिश थोड़ी सी महंगी होगी है, और बताइए, कुछ लोगों आवाज आ को रही है? अंडे वाली डिश लेने में थोड़ी झिझक महसूस होती। अब इस मॉड्यूल में मैं आपको सही सवाल पूछने का हुनर और उसका फायदा बताना जा रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि कम्युनिकेशन का सही सवाल पूछने से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने और लोग आपको पसंद करें, तो ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी। सही सवाल पूछने का हुनर आपको आना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, अगर अर्जुन सही सवाल ना पूछता तो कृष्ण की गीता इस दुनिया में आती नहीं। कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सबसे बड़ा रोल अर्जुन के सवालों का ही था। अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपको सही लोगों से सही सवाल पूछना आना चाहिए। सही सवाल पूछने से फायदा क्या होता है, कहानी से समझाऊंगा फिर से आपको। एक होटल में दिन के एंड में कई बार उबले हुए अंडे बच जाते थे। वो क्या करते थे, वो सुबह सुबह बहुत सारे अंडे उबाल लेते थे, क्योंकि उनकी डिश थी। उनके मेन्यू में एक डिश थी जिसके लिए वेटर को ग्राहक से पूछना पड़ता था कि यह डिश आप अंडे के साथ लेंगे या बिना अंडे के। अगर वो अंडे के साथ बोलता था तो अंडा डाल के दे देते थे, इसलिए वो उबले अंडे सुबेरे बहुत सारे उबाल के रखते थे। जवाब में लोग अक्सर अंडे के साथ डिश लेने से मना करते थे, है ना। पूछता था उबले अंडे लेंगे कि अंडे के साथ लेंगे या बिना अंडे के, तो लोग अक्सर अंडे के साथ वाली डिश मना करते थे। लोग सोचते थे कि अंडे वाली डिश थोड़ी सी महंगी होगी है,
और कुछ लोगों को अंडे वाली डिश लेने में थोड़ी झिझक महसूस होती थी। इस वजह से उस महंगी डिश का सेल भी कम होता था और उबले रखे अंडों का नुकसान होता था, क्योंकि शाम होते होते कोई अगर अंडा डला ही नहीं उबला तो शाम होते होते वो सब खराब हो जाते थे, किसी काम के नहीं होते थे। अब एक दिन उस होटल के मैनेजर ने हमारे ऐसे किसी आदमी का सेमिनार अटेंड किया, जहां उसे बताया गया कि भाई कम्युनिकेशन स्किल बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है। अगर तुमने अपने वेटर को एक छोटा सा गुर सिखा दिया तो खेल चेंज हो जाएगा। और वो गुर क्या है? सही सवाल पूछने की कला। हाँ, सही सवाल कैसे पूछे जाएं। उसने अगले ही दिन सभी वेटर्स को बुलाया और समझाया कि जो भी कस्टमर अब ये डिश तुमसे मांगे तो तुमको अलग सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? इस डिश में वो 1 अंडा चाहते हैं या 2 अंडा। हाँ, ये पूछना ही नहीं है कि अंडा चाहिए या नहीं, ऑप्शन ही नहीं देना। तब एक वेटर ने पूछा, सर अगर कोई अंडे के साथ खाना ही ना चाहे तो क्या करेंगे? तो मैनेजर ने बोला, ऐसी सिचुएशन में बिना अंडे की दे देंगे, क्या दिक्कत है। परंतु ऑर्डर लेते वक्त ये सवाल ही नहीं पूछना है कि अंडे के साथ लोगे कि बिना अंडे के। सवाल ये पूछना है कि 1 अंडे के साथ लोगे कि 2 अंडे के। अब जैसे ही वेटर ने अपने सवाल पूछने का तरीका बदला तो उन्होंने देखा कि अंडे की सेल बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जब अब कस्टमर से यह पूछा जाता कि 1 अंडा डालें कि 2, तब कस्टमर सोचते कि 2 अंडे तो महंगे हो जाएंगे, इसलिए बोलते नहीं भाई 1 ही डाल दो। इस तरह अब होटल में अंडे बचने कम हो गए और उनकी महंगी डिश का सेल बढ़ गया। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर जगह काम आती है। जैसे सेल्स में मैं अक्सर अपने लोगों को सिखाता हूं कि आपको ये पूछना ही नहीं है कि माल खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये चॉइस ही नहीं देनी। क्या पूछना है कि आप चेक से पे करोगे या कैश से, ये तो पूछना ही नहीं है खरीदना है कि नहीं। जैसे किसी से अपॉइंटमेंट बुक करनी हो, मिलने जाना हो, तो ये कभी नहीं पूछना कि आप कल मिलेंगे कि नहीं, ये पूछना है कि आप कल मिलेंगे भाई साहब कि परसों। हाँ, अक्सर लोग सामने वाले से जब भी सवाल पूछते हैं ना तो उसे कुछ चुनने और कुछ नहीं चुनने का ऑप्शन देते हैं। बिटवीन नथिंग एंड समथिंग में किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं। जैसे तुम कल खाना खाओगे या नहीं, बेटा तुम पढ़ाई करोगे या नहीं। इस तरह से जब सवाल पूछे जाते हैं तो लोग हमेशा कुछ नहीं चुनने का ऑप्शन ले लेते हैं। यानी वो हमेशा कहते हैं नहीं आएंगे, नहीं खाना, नहीं पढ़ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को नई बातों के लिए ना कहना ज्यादा सेफ लगता है, साथ ही उसके पास थोड़ी सी असुविधाजनक बात को टालने का ऑप्शन हो तो उसे चुनता ही है। इसलिए ये जरूरी है समझना कि आप अपने सवालों के द्वारा लोगों को ऑप्शन दें जिसमें ना कहने का ऑप्शन ही ना हो। आपको बिटवीन समथिंग एंड समथिंग का ऑप्शन देना होगा। बिटवीन समथिंग और नथिंग का नहीं, बिटवीन समथिंग और समथिंग, ताकि चिट भी आपकी हो और पट भी आपकी। बच्चों से सवाल कैसे पूछेंगे? एग्जांपल देता हूं, बेटा तुम फोन अभी रखोगे या 15 मिनट के बाद? दोनों में आपकी जीत है। तुम साफ सफाई में मेरी मदद करोगे या शाम को आने के बाद? दोनों में तुम्हारी जीत है। कल तुम सुबह 10 बजे आओगे या 11 बजे? दोनों में तुम्हारी जीत है। तुम खाना अभी खाओगे या पढ़ाई के बाद? दोनों में तुम्हारी जीत है। तुम खेल कर आने के बाद नहाओगे या होमवर्क पूरा करने के बाद? हाँ बेटा तुम पढ़ाई खाना खाने से पहले करोगे या खाना खाने के बाद करोगे? तुम नाश्ता करने से पहले पौधों को पानी दोगे या बाद में पौधों को पानी दोगे? दूध में हेल्थ ड्रिंक डालूं या प्लेन दूध पियोगे? दोनों ऑप्शन में साला दूध तो पिएगा ही ना। इस तरह से पूछने से आप सामने वाले को कुछ और कुछ में से चुनाव करने का ऑप्शन देते हैं, जिससे सामने वाला कह सकता है 10 बजे तो नहीं, 11 बजे आ जाऊंगा, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में खाऊंगा, 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद खेलने जाऊंगा, खाना खाने के बाद पढ़ूंगा। इस तरह से 2 में से 1 ऑप्शन देकर आप सामने वाले से अपनी बात बिना हुक्म जताए मनवा सकते हैं। और यही है कम्युनिकेशन स्किल, कि जो आप कह रहे हैं सामने वाला मान जाए, क्योंकि आप उससे यह नहीं पूछ रहे करेंगे कि नहीं, आपने उसके लिए निर्णय पहले से ले रखा है। आप उससे कह रहे हैं कि यह काम तो तुम्हें करना ही है, बताओ कब और कैसे करोगे। कम्युनिकेशन की इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप खुद को बुरा दिखाने से या लोगों को हर्ट करने से भी बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, और ये हम पूरी दुनिया में जाके सिखाते हैं कि आपको अपनी बात कैसे किसी से मनवाना आना चाहिए। उसके लिए सवाल सही पूछना बहुत जरूरी है।
ये पूछना ही नहीं है कि करोगे कि नहीं, ये पूछना है कि अब करोगे कि शाम में करोगे। ये पूछना ही नहीं है कि खाना खाओगे कि नहीं, ये पूछना है कि अब खाओगे या 15 मिनट के बाद। यानी दोनों आंसर वो होने चाहिए कि जिसमें जिस भी एक को वो चुने फायदा आपका हो। चिट भी आपकी है और पट भी आपकी है। अगले मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि परिवार के साथ कम्युनिकेशन कैसे बेटर होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं जो आप दुनिया से करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली। और बहुत सारे लोगों का अपने परिवार से कम्युनिकेशन बिल्कुल खराब है। प्यार बहुत है, कम्युनिकेशन खराब है। सीखेंगे अगले मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल में मैं आपको सही सवाल पूछने का हुनर और उसका फायदा बताना जा रहा हूं। अब आप पूछेंगे कि कम्युनिकेशन का सही सवाल पूछने से क्या लेना देना है। बहुत गहरा लेना देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने और लोग आपको पसंद करें, तो ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी। सही सवाल। अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए आपको सही लोगों से सही सवाल पूछना आना चाहिए। सही सवाल पूछने से फायदा क्या होता है, कहानी से समझाऊंगा फिर से आपको। एक होटल में दिन के एंड में कई बार उबले हुए अंडे बच जाते थे। वो क्या करते थे, वो सुबह सुबह बहुत सारे मॉड्यूल। दोस्त ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस मॉड्यूल में बात करेंगे परिवार की। कम्युनिकेशन का फायदा ही क्या हुआ अगर परिवार में बातचीत ही ठीक नहीं है। आप पूरी दुनिया में कितना ही अच्छा कम्युनिकेटर बन जाएं, लेकिन परिवार में अगर कनेक्ट नहीं है, परिवार नहीं सुन रहा, बिखरा बिखरा है, तो सारी कम्युनिकेशन धरी की धरी रह गई। इस एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी फैमिली से बेस्ट कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं। देखो दोस्त, एक परिवार में अक्सर लोग एक दूसरे के वेल विशर ही होते हैं। कोई नहीं चाहता कि कोई हमेशा परेशान रहे, दुखी रहे या स्ट्रगल करे। सभी चाहते हैं कि सभी आगे बढ़े, कोई परेशान ना हो। हर कोई दूसरे का दुख अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार रहता है कि इसको कुछ ना हो यार, मुझे हो जाए। बावजूद इसके घर परिवारों में झगड़े होना आम बात है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, कम्युनिकेशन की कमी। और उसका एक सॉल्यूशन है, एकमात्र सॉल्यूशन है, बेटर कम्युनिकेशन। मान लो आपके परिवार का कोई मेंबर सोफे पर बैठा है, पसर के, और टीवी देख रहा है, हाथ में रिमोट है, मस्त चैनल बदल रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है ना, टीवी घर का कोई मेंबर रिमोट चेंज कर रहा है, मस्त टीवी देख रहा है, सोफे पे पसर कर है? अचानक आवाज देकर लगाता है, अब पानी लाना, एक गिलास पानी पिलाना। आप बिजी हैं, आपने सुना नहीं। दोबारा आवाज लगाता है, अरे भाई पानी पिला दो। आपने सुन तो लिया, आपने सोचा मैं पहले जो काम कर रहा हूं वो पूरा कर लेता हूं और फिर जाऊंगा। अब तीसरी बार वो फिर चैनल चेंज करते करते गुस्से में, पानी दे दो, इतनी देर से चिल्ला रहा हूं। और आप पानी का गिलास उठाकर गुस्से में वहां जाकर कहते हो, तेरे बाप का, क्या बोलते हैं, तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में ये सब चीजें होती हैं। अब इस सीन को थोड़ा चेंज करते हैं। अब वही आदमी जिसने पानी मांगा था वो हॉस्पिटल के बेड पर है और पानी मांग रहा है। पानी पिलाना, आपने सुना नहीं। दूसरी बार उसने फिर पानी मांगा, इस बार फिर से आपने नहीं सुना। और जब मरीज ने तीसरी बार जोर से आवाज लगाई कि अरे भाई पानी दे दो, मैं पानी मांग रहा हूं, तो आप भागे भागे गए और माफी मांगी कि भाई माफ करना, मैंने सुना नहीं। और तुरंत पानी का गिलास न सिर्फ उसके हाथ में दिया बल्कि अपने हाथों से पिला भी दिया। सोचिए इतना बड़ा फर्क कैसे आया आप में। अब आपको अपने फैमिली मेंबर की सिचुएशन साफ दिख रही थी। आपको पता है कि वो बेहद परेशान है और मेरी हेल्प की उसको जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार के मेंबर्स इमोशनल लेवल पर कई बार ऐसी ही पीड़ा में होते हैं, पर आप देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते।
इसलिए आपका व्यवहार ऐसा होता है जैसे वो सोफे पर बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। ज्यादातर परिवारों में आप नोट करना, कम्युनिकेशन में यही प्रॉब्लम होती है। सभी के सामने अलग अलग सीन होता है। जब भी परिवार में किसी भी टॉपिक पर बहस छिड़ती है ना, तो परिवार के मेंबर समझ ही नहीं पाते कि सब सीन को अलग अलग एस्पेक्ट से देख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि रिमोट चला के पानी मांग रहा है और किसी को लगता है कि हॉस्पिटल के बेड पर बैठा पानी मांग रहा है। सभी के दृष्टिकोण एक हो जाएं, इसलिए कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म बनाने की बहुत जरूरत होती है हर परिवार के अंदर। करें क्या, वो इंपॉर्टेंट है। मीटिंग कल्चर बनाएं अपने घर परिवारों के अंदर। मीटिंग कल्चर, घर में एक मीटिंग हो और घर में सभी लोग अपनी अपनी बातें रखें। मीटिंग का मतलब एक दूसरे को सुधारना कभी नहीं होता, बल्कि एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। खुल के डिस्कस करें कि आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और सामने वाले की कौन सी बात आपको हर्ट करती है। दिक्कत यह है कि हमें जिससे दिक्कत होती है हम उसको छोड़कर सभी के साथ डिस्कस करते हैं। हमें परिवार में बेटर कम्युनिकेशन के लिए शीशे की दीवार तोड़नी ही चाहिए। रिश्ते दीवार नहीं, दर्पण कैसे बने, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। शाम को सभी का खाना होने के बाद एक बेटा अपने पिताजी के कमरे में चला गया। हाँ? पिता अब सोने की तैयारी कर रहे हैं, रात का समय है, बस बत्ती बुझाने वाले हैं। उसने पिताजी से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी बेड पर बैठ गए। उन्होंने कहा, हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो। अब बेटे ने बोलना शुरू किया, पापा मुझे आपसे ये कहना है कि मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। आपने बचपन से हम सब की ज़रूरतों को और विशेष को पूरा करने के लिए जो किया है और जो आज आप कर रहे हैं ना, हम उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। हमें पता है ये आपने हमारे प्रति प्यार की वजह से किया है और आप चाहेंगे भी नहीं कि हम कभी इसकी भरपाई करने की कोशिश भी करें। लेकिन इन सब बातों के लिए आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते आपने अपने पिता के पैर दबाने शुरू किए। आप जानते हैं कि हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप पैर दबा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको ये वर्ड्स में बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपकी खूब रिस्पेक्ट भी करते हैं। इतना कहकर बेटे ने अपनी बात खत्म कर दी। पिताजी का गला भर आया और गला साफ करते हुए पिता ने बोला, ठीक है जाओ, अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई है। और बेटा अपने कमरे में चला गया। बेटे ने आज रात शीशे की वो दीवार तोड़ दी। इस घटना के बाद दोनों के रिश्तों में जो प्रेम होगा ना, वो कई गुना बड़ा हो जाता है। मेरी बात को याद रखना कि जब बात नहीं होता ना, तब बातें होती हैं। घर परिवार के अंदर कम्युनिकेशन सिंपल तरीका होता है कि आप खुलकर बात करें। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस घटना के बाद दोनों में कैसा प्रेम हुआ होगा, कैसा आनंद महसूस किया होगा पिता ने। यह प्रेम उनमें सदा था, पर किसी ने शब्दों में कहा ही नहीं। हम कहते ही नहीं हैं, हमको लगता है सामने वाला समझ लेगा। नहीं दोस्त, कहना जरूरी होता है। परिवार में प्रेम का ये लेवल हमेशा महसूस हो, इसलिए जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें बताते रहना चाहिए। इससे रिश्ते बेहद मजबूत बनते हैं और कम्युनिकेशन बेहतर होता है। आज के समय में परिवारों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। परिवार के मेंबर्स अपनी बातें घर के अंदर नहीं, बाहर बताते हैं। और मैं आपको बता दूं, कड़वा शब्द, बाहर वेल विशर होते ही नहीं, या बहुत कम होते हैं। आपके घर वाले आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आपके घर वाले आपके सबसे अच्छे शुभ चिंतक होते हैं। आपके माँ, आपके बाप, उससे बड़ा शुभ चिंतक इस दुनिया में आपको मिलेगा ही नहीं। आपके माँ और बाप, ये दो लोग ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के आपसे मोहब्बत करते हैं। माँ का कर्ज कैसे उतार सकते हैं, पिता का कर्ज कैसे उतार सकते हैं, अगर उनसे कम्युनिकेशन खराब है, दुनिया में आप कितने ही महान स्पीकर क्यों ना हो, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए परिवार वालों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। महीने में एक दिन डिसाइड करें, कल्चर बनाएं अपने परिवार के अंदर कि लेट्स सिट एंड टॉक। 1 घंटा 2 घंटा बात करेंगे कि बता आपको मुझे कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारी ये बात थोड़ी सी अटपटी लग रही है, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सब साइन करेंगे, ठीक है आज से हम ऐसे ऐसे चलेंगे। डिस्कस करें, बातचीत करें, एज्यूम कभी ना करें।
हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अज्यूम करने लग जाते हैं और सामने वाले के लिए एक पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। मैं हमेशा अपनी टीम में भी लोगों को एक ही बात बोलता हूं, अगर प्रॉब्लम है तुरंत बोलो और सही शब्दों का इस्तेमाल करके बोलो। आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होगा और पारिवारिक संबंध इतने अच्छे होंगे कि मजा आएगा। और अगर परिवार से आपके संबंध अच्छे हैं ना दोस्त, तो आपको बाजार में काम करने में मजा आता है और बाजार में चौड़े होकर आप काम करते हो। प्रॉब्लम क्या है, परिवार में संबंध खराब होते हैं, बाहर से कितना मोटिवेट होकर आदमी घर आए, घर आते ही नकली हो जाता है। लेकिन अगर घर सपोर्टिव हो, मोहब्बत से भरा हो, तो बाहर जाके आप दहाड़ते हैं। घर का कम्युनिकेशन अच्छा हो तो बाहर का कम्युनिकेशन 50 गुना अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर घर से परेशान होकर बाजार गए, कितनी ही स्किल सीख लें, बाहर शब्द ही नहीं निकलते। उम्मीद करता हूं ये मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा, थोड़ा मार्मिक जरूर है। अगले मॉड्यूल में मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताने वाला हूं, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के, एक अच्छा स्पीकर होने के, और क्यों लोग आपकी बात सुने, माने, आपके लिए जान तक दे दें, ऐसे 3 गोल्डन सीक्रेट दे रहा हूं। मिलता हूं अगले मॉड्यूल में। कम्युनिकेशन मास्टरी के इस मॉड्यूल में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 गोल्डन रूल टू बिकम इफेक्टिव स्पीकर और अ ग्रेट कम्युनिकेटर। दोस्त, ये शायद इस कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर आपने ये ठीक से समझ लिया तो आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। सो गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है? लोग आपकी बात सुनेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं, ये डिसाइड कैसे होगा? उसके लिए कौन सी स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको सीखनी चाहिए? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कान खोल के सुनना, और वो है क्रेडिबिलिटी की। जी हां, क्रेडिबिलिटी। ये थोड़ा सा हटके है लेकिन समझना होगा। चाहे गांधी हो, चाहे नेल्सन मंडेला, चाहे मार्टिन लूथर किंग, लोग आंख बंद करके इन सब की बातें मानते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी मार्केट क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी। अच्छी कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ शानदार बोलना नहीं होता, वो तो फिर भी सीख सकते हैं, मैं सिखा दूंगा, कोई भी सिखा देगा। पर यह देखना ज्यादा जरूरी है कि जो आप कह रहे हैं लोग उसे मान भी रहे हैं या नहीं। अगर लोग आपकी बात मान ही नहीं रहे तो आप कितना ही शानदार क्यों ना बोलते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का शायद ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है कि क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि कौन कह रहा है। कौन यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आपकी मौत तय है, मरने वाला है भाई तू। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है। अगर तो डॉक्टर ये बात कह रहा है तो उसकी बात में दम है भाई, हमारी हालत खराब हो जाएगी। अगर ज्योतिषी ये बात कह रहा है तो बात सोचने लायक है। लेकिन अगर कोई चिढ़कर आपसे ये बात कह रहा है कि तू मरने वाला है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखो, बात तो एक ही है कि आपकी मौत तय है। कहने वाला कौन है, इसी से तय होता है कि बात की इंपॉर्टेंस है या नहीं। बात तो वही है, बस इंपॉर्टेंस बदल जाती है कि कौन कह रहा है। मेरा बड़ा फेवरेट एक टॉपिक है जो यहां पर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, वो है महाभारत का प्रसंग। महाभारत का प्रसंग क्यों समझना यहां जरूरी है? ताकि आपको मालूम चल सके कि अच्छा स्पीकर वो नहीं है जो अच्छा बोलता है। अच्छा स्पीकर वो है जिसकी बात लोग सुनते हैं, मानते हैं। और महाभारत का एक प्रसंग है, क्या है उसके अंदर कि एक दिन द्रोणाचार्य अपने विराट रूप में है। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु जो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं। अब द्रोणाचार्य इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आज शाम होते होते युद्ध समाप्त कर देंगे। भयानक रूप में है, विध्वंस करने को तैयार है। और भाई पांडवों की और कौरवों के गुरु हैं, अब गुरु से कौन टकराए? गुरु को तो सब विद्याएं हासिल हैं। और इस मोड में लड़ रहे हैं कि शाम तक आज साफ कर देंगे और कौरव जीत जाएंगे, पांडव हार जाएंगे। अब भगवान कृष्ण द्रोणाचार्य को देखते हैं और भगवान कृष्ण ये भांप लेते हैं कि भाई अगर इनको नहीं रोका गया तो शाम तक मामला साफ है। भगवान कृष्ण एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? है तो छलिया, है तो कलाकार। वो युधिष्ठिर को बुलाते हैं कि युधिष्ठिर, काम कुछ ऐसा है कि जिस हिसाब से गुरु द्रोण लड़ रहे हैं शाम तक युद्ध समाप्त हो जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे।
तो करना क्या है, तुम जाके द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, ये जाके तुम बस कह दो। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अगर पुत्र का मरना सुनेंगे तो डिमोटिवेशन आएगा, ढीले हो जाएंगे, उनको हराना आसान हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, रोकना नामुमकिन है। अब युधिष्ठिर को बोला कृष्ण जी ने कि तुम जाके कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। अब युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर धर्मराज झूठ तो बोलते नहीं, उसने बोला अश्वत्थामा कहां मारा गया, अश्वत्थामा तो वो लड़ रहा है, मेरी आंखों के सामने है, मैं झूठ कैसे बोल दूं? क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अरे बोला भाई तू झूठ नहीं बोलेगा तो शाम तक तो मामला साफ हो जाएगा। उसने बोला चाहे मैं हार जाऊं कान्हा, झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा भाई क्या करें, अब तो फंस गए। फिर भगवान ने खोपड़ी लगाया, भगवान तो भगवान, उन्होंने भीम को बुलाया। अरे भीम तुम बात सुनो। भीम ने क्या मैं बोल दूं जाके? अरे बोला भाई बोलना नहीं है, ध्यान से सुनो। ये सामने गजराज लड़ रहे हैं और हाथी का नाम भी अश्वत्थामा है, बोला इसको मार दो। भीम ने बोला जो आज्ञा प्रभु। अब भीम ने गदा उठाई, हाथी के मस्तक पे मारी, हाथी मारा गया। अब अश्वत्थामा मारा गया। अब भगवान ने युधिष्ठिर को बोला देख युधिष्ठिर, अश्वत्थामा मारा गया, अब तो जाके कह दे द्रोण से कि अश्वत्थामा मारा गया, अब तो सच बोलना है। युधिष्ठिर ने बोला भाई ये बात आधी सच है आधी झूठ है। अश्वत्थामा मारा गया ये तो सच है, लेकिन आप जोन से अश्वत्थामा के लिए कह रहे हैं वो अश्वत्थामा अभी भी लड़ रहा है। भगवान ने माथा पकड़ लिया। अरे भाई शाम तक होते होते द्रोण सब निपटा देंगे। युधिष्ठिर ने बोला ऐसा नहीं बोल सकता। तो कृष्ण ने फिर तीसरी युक्ति लगाई। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम जाके ये कह दो, बिल्कुल सच कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया जो कि एक हाथी था। ये तो कह सकते हो, ये तो बिल्कुल सच है। युधिष्ठिर ने कहा हाँ प्रभु ये कह दूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया जो कि एक हाथी था, इतना कह दो। बोला इतना कहने से फायदा क्या होगा? कृष्ण ने बोला वो मेरी जिम्मेदारी, तुमको जो कह रहा हूं वो सो करो। ठीक है। अब युधिष्ठिर द्रोण के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं युद्ध के बीच में। द्रोण कहते हैं धर्मराज कैसे आना हुआ? बोला आपको एक खबर देनी है महाराज, अश्वत्थामा मारा गया। अब जैसे ही युधिष्ठिर इसके बाद ये बोलने वाले थे कि जो कि एक हाथी था, उसके बीच में कृष्ण इतनी तेजी से शंख बजाते हैं कि पीछे की बात द्रोण सुन ही नहीं पाते कि जो कि एक हाथी था। अश्वत्थामा मारा गया आचार्य, अश्वत्थामा हतो हते पत्थर नहीं हाथी। उनको लगा अश्वत्थामा मारा गया और वहीं वो अपने हथियार छोड़ देते हैं, वहां उनका वध हो जाता है। ये कहानी क्यों सुनाई मैंने आपको जानते हैं? ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि कृष्ण ने अश्वत्थामा मारा गया ये बात किससे कहलवाई? ये कहलवाई युधिष्ठिर से, जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी। भीम आया था पूछने, मैं कह दूं? बोला नहीं तू मत कह, तेरी बात नहीं मानेंगे। तू कितना ही अच्छा कम्युनिकेटर हो, कितना ही अच्छा स्पीकर हो, बात उसकी मानी जाएगी जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो समझने की जरूरत यह है कि अश्वत्थामा मारा गया ये बात कृष्ण ने अपने मुंह से भी नहीं कही, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि हो सकता है मेरी बात भी ना माने, क्योंकि द्रोण को पता है कि छलिया है, कोई छल रहा होगा, हो सकता है मुझे चिपका रहा है कहीं, है? तो भगवान कृष्ण खुद भी नहीं कहते, युधिष्ठिर को बोलते हैं। यानी आप समझिए कि जो ईश्वर है ना, वो भी क्रेडिबिलिटी में विश्वास करता है कि क्रेडिबल व्यक्ति अगर कुछ बात बोलेगा तो दुनिया उसकी बात मानेगी। तो आप अगर एक बेहतरीन स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स मैं आपको सिखा रहा हूं। आप कितना ही अच्छा लर्निंग स्किल डेवलप कर लो, अगर मार्केट में आपका क्रेडिबिलिटी खराब है ना, मार्केट में वैल्यू नहीं है आपका, आपकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल बर्बाद है, कितना ही अच्छा बोलो, अच्छा तो बोलोगे, फायदा नहीं है, लोग मानेंगे नहीं। लेकिन अगर आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी है तो लोग आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, और ऐसे लोगों के लिए लोग जान भी दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। तो पहला गोल्डन रूल है आपका क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं गोल्डन रूल नंबर 2। अगर आप एक ऐसे स्पीकर बनना चाहते हैं जिसकी बात लोग मानने लग जाएं, तो ये रूल याद रखिए। जब भी आप बात करें, जिससे भी कर रहे हैं, तो ये नियम ध्यान रखें कि वो बात उस जगह पर बोलने लायक है कि नहीं।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जगह यानी स्थान का बहुत बड़ा रोल है। कैसे? फिर एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं और डेट पर ले जाना चाहते हैं, तो क्या आप उसे किसी हॉस्पिटल या शमशान घाट ले जाना चाहेंगे? आज चले आईसीयू में तुझे मैं आज प्रपोज करता हूं, हा? भोले बाबा के शमशान घाट में आज तुझे प्रपोज देता हूं, हा? ले जाना चाहेंगे? नहीं, जगह का रोल है। आप एक मस्त सा रेस्टोरेंट चुनेंगे जहां मस्त म्यूजिक चल रहा है, वायलिन बज रहा है, माहौल में ही रोमांस है। तो बात करने की जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात पे वैसा ही रिस्पॉन्स दे जैसा आप चाहते हैं, तो सही जगह का चुनाव बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ना, जब कुछ सीक्रेट बात करनी होती है ना, तो सामने वाले को बोलते हैं आइए जरा कोने में, कोना पकड़ता ना, कोना साइड में ले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जगह ये बात करने के लिए ठीक नहीं है, साइड में करते हैं। याद रखना, फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की बिकती है और 5 स्टार होटल में वही कोल्ड ड्रिंक 200 रुपए की हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक तो साली वही है, जगह का रोल है। तो आप जब अपनी बात किसी से करने जा रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखें, क्या ये सही जगह है ये बात करने के लिए। मैक्सिमम लोगों का कम्युनिकेशन इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो सही बात गलत जगह पर करते हैं और गलत बात कभी कभी सही जगह पर कर देते हैं। मैं बहुत जगह देखता हूं, कभी कभी किसी क्रिमेशन में चले गए, अब शमशान घाट में मुर्दा जल रहा है और ये बंदा सामने वाले को कह रहा है यार वो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट आया बड़ा गजब। मैं सोच रहा हूं तू भी एक प्लॉट ले ले, ये बिल्डर है या ये ब्रोकर है। अब ब्रोकर बगल वाले को कोनी मारा और सामने मुर्दा जल रहा है कि भाई एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, करेगा इन्वेस्ट। अरे भाई कौन सी जगह पे कौन सी बात कर रहे हो? बात अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, जगह खराब है। सही जगह पे सही बात आपको मन माफिक रिजल्ट देती है। इसलिए जब भी बात करें ये चेक करें क्या ये सही जगह है। तीसरा गोल्डन रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। किससे कहा जा रहा है, यानी आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहना सबसे मुश्किल होता है दोस्त, याद रखना, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कहना कभी कभी सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, वर्ड्स, वो उसका महत्व घटा देते हैं। कभी कभी मन माफिक शब्द ही नहीं मिलते सही आदमी से बात करने के लिए। चंदू ने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को खून से भरा पत्र लिखा, खून से लिख दिया चंदू राज ने, है? और कहा जवाब जरूर देना, क्योंकि लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। तो चंदू ने खून से खत लिख दिया, जवाब जरूर देना। खत का जवाब आया, क्या आया? ब्लड ग्रुप है जी आपका बी पॉजिटिव, हीमोग्लोबिन है जी आपका 10 और शुगर हो गई है 220। तो ये तो आया जवाब। तो चंदू को ये समझना पड़ेगा कि बात किससे कही जा रही है, उसके हिसाब से ही शब्दों का चुनाव करना है। अगर कोई 3 साल का बच्चा आपसे भगवान के बारे में पूछता है तो आप सरल भाषा में छोटा उत्तर देंगे, लेकिन अगर कोई 30 साल का इंसान भगवान के बारे में पूछता है तो आप विस्तार से लंबा उत्तर देंगे। यानी शब्दावली श्रोता के अनुसार होनी चाहिए, वक्ता के हिसाब से नहीं। आप एसी बेच रहे हैं, घंटों समझा दिया, सामने वाला खरीद ही नहीं रहा, अरे भाई बेरोजगार है, उस पर पैसा ही नहीं है। कम से कम समझ तो लो कि आपका टारगेट ऑडियंस को सही बात बता रहे हो। आप रंगीन साड़ी बेच रहे हैं, घंटों समझा दिया, साड़ी बिक नहीं रही, अरे विडो है भाई, नहीं खरीद सकती है। आपको आपका टारगेट ऑडियंस के हिसाब से ही अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी सही शब्द गलत ऑडियंस में इंपैक्ट नहीं छोड़ते। आपके शब्द ऑडियंस के हिसाब से ही होने चाहिए। मैं आपको समझाता हूं, कभी कभी जब मैं स्टेज पर जाता हूं प्रेजेंटेशन देने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए, तो वहां जाते ही मुझे एहसास होता है कि ये वाली ऑडियंस को ये वाले एग्जांपल्स नहीं चलेंगे, ये वाली ऑडियंस को ये वाली बात चलेगी नहीं। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उनके पास एक ही टेप रिकॉर्डर होता है, सामने ऑडियंस आई, वो टेप रिकॉर्डर दबा दिया, अब वो ऑडियंस उस कंटेंट से कनेक्ट ही नहीं करती।
किसी को समझने के लिए पहले उसके बारे में अच्छी नॉलेज इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए, अच्छा स्पीकर बनने के लिए थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से शब्दों का अगर चुनाव करेंगे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहते होंगे। दोस्तों, अब अगले मॉड्यूल में आपको सबसे खतरनाक चीज सिखाऊंगा। अगर आप स्टेज पर बोलने के शौकीन हैं और आप स्टेज का हुनर सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जब जब स्टेज पर बोले फाड़ दें, आप चाहते हैं कि यार स्टेज स्किल क्या होती है, स्टेज पर कैसे राजा की तरह रहा जाता है, अगले मॉड्यूल में आपको वो प्रिंसिपल बताने वाला हूं जो आपको स्टेज का राजा बना सकते हैं। तो अगले मॉड्यूल को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस मेरी ऐसी भी है जो स्टेज स्किल सीखना चाहती है इस कम्युनिकेशन मास्टरी में। उसके ऊपर चर्चा करूंगा अगले मॉड्यूल में। इन 9 प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आपको सिखाऊंगा आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। दोस्त, अगर स्टेज का मास्टर बनना है ना तो आपको सबसे पहले सीखना होगा कहानियां सुनाने की कला। लोग अक्सर मुझसे मिलते हैं और स्टेज से जब मैं नीचे उतरता हूं तो लोग एक ही बात बोलते हैं, सर आपकी उस कहानी ने जिंदगी बदल दी। क्योंकि आखिरी में बातें भूल जाती हैं मेरे दोस्त, कहानियां याद रहती हैं। अगर आप स्टेज पर एक लेजेंड बनना चाहते हैं ना तो आपको आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग सीखना ही होगा। क्यों? क्योंकि लोग फैक्ट भूल जाते हैं पर कहानियां जिंदगी भर याद रखते हैं। क्योंकि जब आप स्टोरी सुनाते हैं ना तो लोग सुन नहीं रहे होते, महसूस भी कर रहे होते हैं। वो कहानी उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठनी शुरू हो जाती है। वो पिक्चर्स वो अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देते हैं जब आप कहानियां सुनाते हैं। एक अच्छी कहानी दिमाग नहीं दिल से कनेक्ट करती है। उसमें ह्यूमर होता है जो हंसी लाता है, डाटा होता है जो भरोसा जगाता है, और इमोशंस होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। और याद रखना, जो कहानी बोलना जानता है ना वो दिल जीतना जानता है। क्योंकि कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की याद, किसी का संघर्ष, किसी की सीख होती है। लाखों साल पहले जब ना किताबें थी ना पेन थे, लोग आग के चारों ओर बैठा करते थे और क्या करते थे? कहानियां सुनाते थे। वहीं से संस्कृति, मूल्य और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को कहानी सुनाई, हमारे पिताजी ने हमको सुनाई, हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, हमारे बच्चे कल को अपने बच्चों को सुनाएंगे। कहानियां पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं और खतरनाक संदेश देती हैं। और आज भी हर सक्सेसफुल स्पीकर, हर लीडर, हर इन्फ्लुएंसर के पास एक कहानी होती है। क्योंकि स्टोरी वो पुल है जो आपके शब्दों को उनकी भावनाओं से जोड़ता है। तो अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो कहानियां बोलना सीखिए, क्योंकि फैक्ट तो इंप्रेस करते हैं और स्टोरीज इंस्पायर करती हैं। और अगर आप किसी भी स्पीकिंग इवेंट में किसी से भी पूछेंगे कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, तो 90% लोग यही कहेंगे, वो कहानी जो आपने सुनाई थी ना सर, बड़ी पसंद आई। क्योंकि डेटा जो होता है ना वो सिर्फ दिमाग तक जाता है, लेकिन स्टोरी दिल तक जाती है। वो लोगों को हंसाती भी है, रुलाती भी है, सोचने पर मजबूर करती है। कहानी वही जादू है जो एक साधारण स्पीच को एक यादगार अनुभव बना देती है। तो याद रखिए मेरी बात कि अगर आप स्टेज पर एक महान स्पीकर बनना चाहते हैं तो फैक्ट्स और डेटा के साथ कहानी सुनाना सीखें। अब कहानी आएंगी कहां से? आपको पढ़नी पड़ेंगी किताबें, आपको झांकना पड़ेगा स्पीकर्स की अलग अलग डिलीवरीज में, आपको झांकना पड़ेगा बड़े बड़े स्पीकर क्या बात करते हैं, उसमें क्या कहानी है। बहुत सारी किताबें हैं जहां पर आपको बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज मिलेंगी। आपको सिर्फ अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर उन स्टोरीज को क्लब करना है। जिस तरह का कंटेंट आप डिलीवर करने जा रहे हैं उस तरह की कुछ कहानी आपके पास होनी चाहिए। और कोशिश करें कि जब आप स्टेज पर जाते हैं तो शुरुआत कहानी सुनाने से हो। कहानियां आपको स्टेज में एक अच्छा लीडर बना देती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा दोहराता हूं। YouTube पे अगर मेरे 400, 450, 500 वीडियो है ना तो हर वीडियो में आपको कम से कम एक कहानी जरूर मिलेगी। हो सकता है एक ही 12-14 मिनट के वीडियो में 2 कहानियां भी हों। कहानियां याद रहती हैं। तो जितना अच्छा आप स्टोरी टेलिंग करेंगे
उतने एक बढ़िया स्पीकर बन सकते हैं। सिर्फ डेटा की बात मत करिए, वो स्पीकर बोर कर देते हैं लोगों को जो सिर्फ डेटा की बात करते हैं। इस साल हम इतना धंधा करेंगे, उस साल इतना धंधा करेंगे, ये टर्नओवर होता है, ये डेटा है। जो सिर्फ डेटा की बात करता है ना और सिर्फ पीपीटी देखकर बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, उस स्पीकर को कोई पसंद नहीं करता, कोई सुनना पसंद नहीं करते। स्पीकर वो जो कहानियों से लोगों के दिल में उतर जाए। जो बात आपको समझानी है ना, वो कहानी के माध्यम से अगर आप समझा सकें, आप एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं। तो कोशिश करें, जब आप 5 लोगों के बीच में बैठते हैं ना, यहां से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टेज पर 1000-2000 लोगों के सामने अचानक जाके कहानी सुनाना आसान नहीं होगा। इसकी शुरुआत कैसे होगी? 5 लोगों के बीच में बैठे हैं और उन 5 को आप अचानक बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें एक शानदार कहानी सुनाऊं? क्या तुम एक जबरदस्त बात सुनना चाहोगे? आज मुझे कुछ सीखने को मिला, मैं तुमसे साझा करता हूं। आप स्टोरी टेलिंग जब आप 5 लोगों में, 7 लोगों में, 10 लोगों में करते हैं ना, तो फ्लो बनना शुरू होता है। आपको पता होता है कि क्या बात बोलता हूं तो लोगों को इंपैक्ट करती है। आपको समझ में आता है कि ये वाली लाइन हटा के ये वाली लाइन ऐड कर दूं तो ज्यादा लोगों को समझ में आ रही है, लोग ज्यादा ताली बजा रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हैं 5 लोगों के अंदर कहानी सुनाने से, फिर 10 लोगों के अंदर कहानी सुनाने से, फिर 15 लोगों के अंदर कहानी सुनाने से, धीरे 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 आपको कहानी सुनाने की विद्या हासिल हो जाती है। और जिस दिन आप मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग हो जाते हैं ना, आपका कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। तो याद रखना, सबसे पहला प्रिंसिपल है स्टेज पर एक अच्छा लीडर बनने के लिए कि आपको कहानियां सुनाना आना चाहिए। अब स्टेज को रूल करने का दूसरा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपसे साझा करता हूं, और वो है ऑडियंस को जानो, यानी नो योर ऑडियंस। याद रखना मेरे दोस्त, स्पीच आपकी नहीं होती, ऑडियंस की कहानी होती है। आप चाहे कितने ही अच्छे स्पीकर हों, अगर आप अपनी ऑडियंस को नहीं जानते तो आपकी बातें बस हवा में उड़ जाती हैं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। ऑडियंस को समझना मतलब उनकी उम्र क्या है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किन उम्र के लोगों से बात करने जा रहे हैं, उन सब लोगों का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी भाषा अच्छे से समझते हैं, उनका प्रोफेशन कौन सा है, जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, और अर्निंग लेवल क्या है। 20,000 रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति को अलग तरीके से बात समझाई जाती है, और 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति को अलग तरीके से बात समझाई जाती है, और 20 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति को अलग तरीके से समझाई जाती है, क्योंकि सबका मेंटल लेवल अलग होता है। हर ऑडियंस का सोचने का तरीका अलग होता है। अगर आप 18 साल के किसी लड़के से बात करते हैं ना तो अंदाज अलग होता है, लेकिन 40 साल के बिजनेसमैन से बात करते हैं तो अंदाज बिल्कुल अलग होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब मैं किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूं ना, वहां पर बैठे हैं बीबीए के स्टूडेंट्स, एमबीए के स्टूडेंट, पीजीडीएम के स्टूडेंट, तो वहां जब मैं जाता हूं तो मैं कैजुअल हो जाता हूं, है ना। मेरी जो टोन होती है वो लॉन्डो टाइप हो जाती है, समझ रहे हैं आप। टोन क्या होती है, बिल्कुल उन्हीं के लेवल की हो जाती है। और भाई क्या हाल है, तेरे क्या हाल चल रहा है, अरे यार, अरे भाई, अरे मजा आ गया, और वहां का क्या हुआ, यू नो। आपका टोन, आपका लैंग्वेज, आपके शब्द, वो वोकैबुलरी होती है जो वो ऑडियंस वोकैबुलरी रोज यूज करती है। अगर आप वहां पर एक प्रोफेशनल स्पीकर की तरह बात करते हैं ना कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज आपके साथ बहुत अच्छी चीजें शेयर करना चाहता हूं, कोई नहीं सुनता आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ कि सुबह एक सेशन कर रहा हूं यूनिवर्सिटी में, मॉर्निंग में, वो लड़के हैं 17 साल, 18 साल, 20 साल के, और शाम होते होते एक सेशन कर रहा हूं 40 साल, 45 साल के कॉर्पोरेट के अंदर। तो दोनों का टोन अलग है, दोनों का कंटेंट अलग है। बात एक हो सकती है लेकिन बात करने का अंदाज अलग अलग हो जाता है। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं ना तो याद रखना, हमें कभी डर नहीं लगता, क्योंकि हम उन्हें जानते हैं। आपको ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है। आपको सबसे बड़ी दिक्कत एक स्पीकर को तब आती है जब वो ऑडियंस को समझता नहीं है और जाके सीधा अपना टेप बजा देता है। जब भी आप 10 लोगों के बीच में बात करते हैं, कभी दिक्कत होती है? अगर आपके दोस्त हैं कभी दिक्कत नहीं होती। अगर कोई आदमी कहे कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, उसको अपने 5 दोस्तों के बीच में छोड़ दो, साला 2 घंटा बात कर लेगा। हाँ, 2 घंटा नॉन स्टॉप बात करेगा अगर 5 दोस्तों के बीच में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो उन 5 लोगों को जानता है। हाँ, आप फ्रेंड्स में बैठे हैं, 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं, 7 दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते होते हैं तो आप बिंदास बात करते हैं। लेकिन अगर आप उन 5-10 लोगों के बीच में आपको बिठा दो जहां आप किसी को जानते ही नहीं हैं, आपसे बात ही नहीं होगी, आप हेसिटेट करेंगे, आप घबरा जाएंगे।
ऐसा ही होता है। बच्चों को जब बोला जाता है ना कि उन लोगों के बीच में जाके स्टोरी सुनाओ जहां पर लोगों को वो जानते हैं, तो बच्चे कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन बच्चों को अगर ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां बच्चे किसी को नहीं जानते, तो वो कहानी सुनाने में या बात करने में कंफर्टेबल नहीं होते। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, अगर आप अपनी ऑडियंस को जानोगे तो वहां बात करना आपके लिए आसान होगा। इसीलिए जब जब स्टेज पर जाओ, मेक श्योर कि आपको आपकी ऑडियंस की समझ होनी चाहिए, आपको उनकी इमोशंस, उनके रिएक्शंस, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पता होना चाहिए। इसलिए वहां कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाता है। स्टेज पर भी वही प्रिंसिपल काम करता है। अगर आप ऑडियंस को जानते हो ना, तो शब्द नहीं कनेक्शन बोलना शुरू करते हैं। मैंने खुद कई बार देखा है कि कभी कभी मैं स्टेज पर जाता हूं और वहां की ऑडियंस को देखकर लगता है कि यार ये जो मैं कंटेंट लेकर आया हूं ये तो इनके मतलब का ही नहीं है। कभी कभी खुद के साथ होता है, स्टेज पर जाते हैं मुझे लगता है अरे भाई ये तो ऑडियंस ही कुछ और है, यहां ये वाला एग्जाम्पल चलेगा ही नहीं है, तो मैं स्टेज पर ही कंटेंट चेंज करने की कोशिश करता हूं। क्योंकि हर क्राउड की धड़कन अलग होती है, हर शहर का मूड अलग होता है, हर ऑडियंस की एनर्जी अलग होती है। एक स्पीकर का काम सिर्फ बोलना नहीं, सामने वालों के दिलों की फ्रीक्वेंसी पकड़ना भी होता है। तो याद रखो, जो स्पीकर ऑडियंस को समझ गया वो दुनिया को समझ गया। क्योंकि ऑडियंस आपकी किताब नहीं पढ़ती, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और एम्पैथी पढ़ती है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब जब आप स्टेज पर जाओ या किसी गैदरिंग में जाओ या कहीं डिस्कशन करने जाओ, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के सामने बात कर रहे हैं। उसी के हिसाब से डेटा होना चाहिए, उसी के हिसाब से टोन होनी चाहिए, उसी के हिसाब से कहानी होनी चाहिए, है ना। 2 साल के बच्चे को भगवान कैसे हैं, होते हैं कि नहीं होते, अलग तरीके से समझाया जाता है। और 40 साल के आदमी को भगवान होते हैं कि नहीं होते, अलग तरीके से समझाया जाता है। क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर बदल जाते हैं ऑडियंस के हिसाब से। दो स्टेज पर चैंपियन होने का तीसरा प्रिंसिपल आपको बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है नर्वसनेस। याद रखना, नर्वसनेस इज नॉर्मल। डर लगना गलत नहीं होता, सब आदमी डरते हैं। स्टेज पर जाते ही हालत खराब हो जाती है। स्टेज पर जाने से पहले घबराहट होना नॉर्मल है, ये वीकनेस नहीं है, इसको वीकनेस मत समझना। बहुत सारे लोग मुझे आते हैं, जब मैं उनको बोलता हूं जाओ स्टेज पर, मुझे सर डर लगता है, सर हाथ कांप रहे हैं, सर टांगे कांप रही हैं, कैसे फेस करूंगा, मैं तो कभी बन ही नहीं पाऊंगा स्पीकर। नहीं नहीं नहीं, ये साइन है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। ये साइन वीकनेस नहीं है, ये साइन है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। गलत डर होता ही नहीं है, बिना तैयारी के जाना गलत होता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, डर कभी गलत नहीं होता, लेकिन बिना तैयारी के अगर आप स्टेज पर जा रहे हैं तो ये गलत होता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं जो भी बोलता हूं तो वो मैं स्टेज पर पहली बार नहीं बोलता, मैं वो कंटेंट स्टेज पर जाने से पहले 10-12 बार खुद को सुना चुका होता हूं, रिहर्सल कर चुका होता हूं। तो स्टेज पर जब मैं जाता हूं तो वो पुनरावृत्ति होती है उसी चीज की जो मैं ऑलरेडी 10 बार बोल चुका हूं, तो फ्लो बहुत शानदार निकलता है। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोग पहली बार स्टेज पर जाकर चौका मारना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, विराट कोहली चौका तभी मार सकता है जब उसने नेट प्रैक्टिस अच्छे से करी हो। अगर नेट प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छे से अच्छा बल्लेबाज भी फील्ड में जाकर फेल हो जाता है। यही स्टेज के भी हाल है। अगर आप स्टेज पर कुछ कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं तो मेक श्योर शीशे के सामने एटलीस्ट 1 बार 2 बार उस कंटेंट को डिलीवर करिए। मेक श्योर आप अपने लैपटॉप पर बैठकर बार बार बोलिए। आपका हर शब्द, हर पॉज, हर एक्सप्रेशन एक प्रैक्टिस की आग से निकला हुआ ही होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप स्टेज पर फेल होने की पॉसिबिलिटी है। प्रैक्टिस करके जाएंगे, स्टेज पर गलती नहीं होगी। स्टेज पर जो सोनू शर्मा आपको दिखते हैं ना, ये कोई जादू नहीं है, वो घंटों की मेहनत है, बार बार का रियाज है और लगातार सुधार का नतीजा है। रियाज बहुत जरूरी है। लता मंगेशकर कहती थी कि एक दिन भी रियाज ना करूं तो आवाज में फर्क दिखाई दे जाता है। सचिन तेंदुलकर 160 किलोमीटर की गेंद खेलते थे क्योंकि पहले प्रैक्टिस कर रखी है नेट में। उस प्रैक्टिस ने उनको एक प्लेयर बना दिया। प्रैक्टिस वो चाबी है दोस्त जो डर के सारे दरवाजे खोल देती है। और कम्युनिकेशन की दुनिया में जो रिहर्सल करता है ना, वही रूल करता है। इसलिए स्टेज पर जाने से पहले खुद को बार बार सुनो, एनालाइज करो। यही है मेरी रिवाइंड टेक्निक। अपने शब्दों को रिवाइंड कर करके सुनो, अपनी एनर्जी को कोलैबोरेट करो और फिर स्टेज पर जाओ, क्योंकि वहां डर नहीं, आपका वर्जन 2.0 बोलने वाला है। स्टेज पर जाने से पहले तैयारी
आपको स्टेज का राजा बना सकती है। कहते हैं ना कि आर्मी में जब आप जंग पर जाते हैं ना, तो जंग पर खून बच जाता है अगर पहले प्रैक्टिस में पसीना बहाया हो। जो व्यक्ति पसीना पहले नहीं बहाता उसका जंग में खून जाना ही जाना है, लेकिन जो आदमी पहले प्रैक्टिस में पसीना बहा लेता है तो जंग में खून नहीं बहता। यही तरीका है, प्रैक्टिस 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 और सिर्फ प्रैक्टिस। स्टेज पर जाने से पहले वही कंटेंट जो आप स्टेज पर बोलने जा रहे हो रिहर्स करो 2 बार 3 बार 4 बार, और जब आप स्टेज पर जाओगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको पता है कि ये बात मैं ऑलरेडी 5 बार बोल चुका हूं। फ्लो अच्छा बनता है, आपको बात करने में मजा आता है। स्टेज पर सबका चहेता बनने का चौथा प्रिंसिपल अब आपको बताता हूं, और वो है, जानते हैं क्या? वो है इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ विदाउट प्रेजिंग यूरसेल्फ। यानी स्टेज पर जाते ही अपना महिमा मंडन नहीं करना। मैंने बहुत सारे बेवकूफ लोगों को देखा है जो स्टेज पर जाते ही अपना महिमा मंडन शुरू कर देते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैंने ये उखाड़ा, मैंने वो किया। कभी मत करना, कभी भी मत करना। इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ विदाउट प्रेजिंग यूरसेल्फ, यही है प्रिंसिपल। स्टेज पर उतरते ही आपके पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं। दोबारा सुनिए, स्टेज पर उतरते ही आपके पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं। इस 30 सेकंड में ये तय करने के लिए कि ऑडियंस आपको सुनेगी कि नहीं। इसी 30 सेकंड में डिसाइड हो जाता है कि ऑडियंस सुनेगी आपको या कान बंद कर लेगी। यही वो पल है जहां या तो कनेक्शन बनता है या खो जाता है। यादगार लोग शुरुआत कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर लोग शुरुआत कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं ये हूं, मैंने वो किया, मैंने इतने सेशन किए। याद रखो, ऑडियंस आपकी अचीवमेंट सुनने नहीं आई, वो आपका रिफ्लेक्शन देखने आई है। वो देखने आई है कि आप उनकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं, ये आप बताइए। इसलिए शुरुआत अपने आप की नहीं, उनके दिल की करो। अपने इंट्रोडक्शन में आई को कम करो, यू को ज्यादा रखो, क्योंकि मैजिक तब होता है जब स्पॉटलाइट आपसे हटकर ऑडियंस पर पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्टेज पर पहला शब्द बोलने से पहले ऑडियंस को फील कराओ कि वो स्पेशल हैं। सिंपल सी लाइन है, आपको क्या बोलना है? सिंपल लाइन है कि आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। बस एक लाइन बोलनी है कि आप लोगों से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये लाइन स्टेज का माहौल बदल देती है, क्योंकि इस लाइन में ईगो नहीं है, इमोशन है। याद रखो, इंट्रोडक्शन का मतलब खुद को बड़ा दिखाना नहीं, बल्कि ऑडियंस को इंपॉर्टेंट महसूस कराना है। स्टेज पर जो स्पीकर ऑडियंस को पहले सम्मान देता है ना, वो बिना बोले भी सम्मान पा जाता है। पहले दिल जीतो फिर दिमाग जीतना आसान है, क्योंकि लोग फैक्ट से नहीं फीलिंग से कनेक्ट करते हैं। मेरे दोस्त, स्टेज पर जितनी ऑडियंस का सम्मान करोगे, ऑडियंस उतना आपका सम्मान करेगी। ये बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन स्टेज पर जाने से पहले इस प्रिंसिपल को घोट कर पी जाओ। अब मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल नंबर 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब भी आप स्टेज पर जाते हैं और कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ आप स्टेज पर ट्रेनिंग या अपनी बात रखने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पीपीटी बनाते हैं, करेक्ट? बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए। याद रखिए, कीप योर स्लाइड सिंपल। कीप योर स्लाइड सिंपल। आपकी ऑडियंस ना तो साइंटिस्ट है ना जीनियस है। ऐसा मान के चलिए कि आपकी ऑडियंस साइंटिस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो स्लाइड में इतनी खिचड़ी बना देते हैं, इतनी खिचड़ी बना देते हैं कि सामने वाला ना सुनता है ना समझता है। सिंपल भाषा में स्लाइड होनी चाहिए, हर ऑडियंस को समझ में आना चाहिए। प्रेजेंटेशन जितनी सिंपल होगी, मैसेज उतना पावरफुल होगा। कम शब्दों में ज्यादा बोलने की कला बोलते हैं इसको। कई लोग स्लाइड में रंग बिरंगे डिजाइन, लंबे पैराग्राफ और भरी हुई एनिमेशन डाल देते हैं, पर ऑडियंस डिजाइन नहीं, आपका विजन सुनने आई है। स्लाइड सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, मेन हीरो आप हैं। ऑडियंस आपकी स्क्रीन नहीं पढ़ रही, आपको महसूस कर रही है। एक अच्छी स्लाइड वही है जो आपकी बात को आसान बना दे, ना कि आपकी बात को दबा दे। कम शब्द, बड़ा इंपैक्ट, यही फॉर्मूला है। हाँ, मैं फिर बोलता हूं, शब्द कम, इंपैक्ट बड़ा, यही फॉर्मूला है। स्टेज पर स्लाइड नहीं बोलनी चाहिए, आपकी आवाज, आपकी एनर्जी और आपका एक्सप्रेशन बोलना चाहिए।
इसलिए जब जब स्टेज पर जाओ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के अपनी स्लाइड्स को सिंपल रखो और अपनी बात को पावरफुल बनाओ। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो स्लाइड इतनी खिचमिच होती है कि स्लाइड में ही उलझा रहता है स्पीकर, और सामने वाले जो ऑडियंस है वो सोचते हैं कि मैं स्लाइड देखूं कि स्पीकर को सुनूं। कंफ्यूजन क्रिएट होती है, कनेक्ट नहीं बनता। मेक श्योर स्लाइड सिंपल हो, बातें धारदार हो। मैं आपको बताता हूं छठा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वाइल डूइंग स्टेज प्रेजेंटेशन, टेक केयर ऑफ योर फॉन्ट एंड कलर। बहुत अजीब बात बता रहा हूं, आप सोचेंगे यार कम्युनिकेशन में इसका क्या मतलब है। अरे भाई बहुत बड़ा मतलब है। टेक केयर ऑफ योर फॉन्ट एंड कलर, इट मैटर्स अ लॉट। फॉन्ट और रंग बहुत कुछ बोलते हैं। दोस्त स्टेज पर सिर्फ आपकी बातें नहीं बोलती, आपकी स्लाइड्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन, आप कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, आप कौन सा डिजाइन बना रहे हैं, किस तरह का डिजाइन हो रहा है, ये सब चीजें आपकी साइकोलॉजी और प्रोफेशनलिज्म की पहचान होती हैं। अगर आपके फॉन्ट्स रीडेबल हैं, कलर बैलेंस्ड हैं, कॉन्ट्रास्ट साफ है, तो ऑडियंस सबकॉन्शियसली आप पर भरोसा करती है। रीडेबल फॉन्ट्स बताते हैं कि आप ऑर्गेनाइज हैं, स्टेबल कलर्स बताते हैं कि आप मैच्योर हैं, कंसिस्टेंसी बताती है कि आप डिटेल ओरिएंटेड हैं। याद रखना दोस्त, जो दिखता है वही बिकता है, पर जो साफ दिखता है ना वो टिकता है। डिजाइन का मकसद चिल्लाना नहीं है, कम्युनिकेट करना है। आपकी स्लाइड ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियंस बोले वाह, साफ है, सब समझ में आ रहा है। फॉन्ट और कलर आपकी वॉइस की तरह होते हैं, अगर वो गलत चुने तो पूरी बात का मीनिंग ही बदल जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फॉन्ट लिखकर दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा एहसास होगा। आई लव यू। अब ये एक सिंपल फॉन्ट में मैंने लिख दिया, आई लव यू। ठीक, अभी इसी फॉन्ट को दूसरे ही मैं इसी लाइन को दूसरे फॉन्ट में लिख के दिखाता हूं, आई लव यू। अब ये फॉन्ट चेंज करते ही आई लव यू में थोड़ा सा और प्यार झलक जाता है। ठीक, अब मैं आपको एक तीसरा फॉन्ट दिखाता हूं, आई लव यू। फॉन्ट चेंज होते ही मैटर बदल गया, फीलिंग चेंज हो गई कि भाई खाने को तैयार बैठा है, लव यू मार डालेगा। फॉन्ट बहुत इंपैक्ट करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन का डिजाइन आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। सिंपल रखो, क्लियर रखो, क्लासी रखो, क्योंकि जब नजरें ठहरती हैं ना तभी मैसेज आपके दिल में उतर जाता है। मेक श्योर कि आपका फॉन्ट और आपके कलर बहुत सूथिंग हो और सामने वालों के दिल तक पहुंच जाए। ओके सो टीम, ऑलराइट, हम बाकी का मैटर थोड़ा सा कल कंटिन्यू करेंगे। आपको दो चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। पहली तो ये, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट पे आपसे शेयर किए थे, याद है। दूसरी चीज़, जैसे आपने देखा होगा, स्टेज फियर, स्टेज फॉन्ट, स्टेज प्रेजेंटेशन, स्टेज लाइव, और आपके फर्स्ट 30 सेकंड्स के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, है ना। अब ज़माना हमारे ऑफलाइन स्टेज से ज़्यादा जूम की तरफ बढ़ चुका है, यूट्यूब लाइव की तरफ बढ़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट ये सारी बातें जो हैं, आपने जो स्टेज मास्टरी के ऊपर सीखी है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जूम पर भी लागू होती हैं, यूट्यूब पर लागू होती हैं। कल को जब आप कोई सेशन लोगे तो ये सारी जूम पर भी चालू है। तो ये मत सोचो कि हम तो स्टेज पे जा ही नहीं रहे जी। जाओगे, आप भी स्टेज पे जाओगे, लेकिन उस स्टेज पे जाने से पहले वो जूम, वो प्रेजेंटेशन अभी नहीं दे रहे ना। अभी आप लोग नहीं दे रहे, आप लोग दोगे, पता है कब? जब एक अच्छी टीम साइज होगा, एक अच्छी इनकम पे पहुंचोगे, लेवल होगा, तब देना पड़ेगा। और आपका अपलाइन जब काम नहीं करेगा, आपको देना पड़ेगा, है ना। जब आप जिंदगी में कुछ अकेले करने की कोशिश करोगे, यानी कि मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करता हूं, तब आपको यार ये सारी बातें याद आएंगी, है ना। तो वैसे तो इसके पीडीएफ में दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको कुछ टाइम में दूंगा, एकदम अभी तो नहीं दूंगा। बट ये कभी मत सोचना कि हमने तो स्टेज मास्टरी सीखी है। आपने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मास्टरी सीखी है, ये सारी चीजें दोनों में वैलिड है। पीडीएफ में आपसे शेयर कर रहा हूँ। कल लास्ट पार्ट बचा है, मैंने अभी जस्ट सारी चीजें चेक करी है, तो तीसरे पार्ट में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 2 से 3 दिन, 4-5 दिन में मैं आपको इसकी सारी वीडियोस का एक्सेस देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है।
आज रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो थोड़ा सा मिस आउट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इसी को अपने सिस्टम में, और फिर उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको बना के देना होगा, ठीक है। या फिर हम एक कल एक काम करें, पार्ट 1 को कल रिपीट करते हैं, पार्ट 2 को परसों रिपीट करते हैं, ताकि आप लोगों की यादें थोड़ी सी ताज़ा रहे। जैसा आपको क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। मेरे को लग रहा है रिपीट करना चाहिए भाई, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी सीखता समझता तो है नहीं। कल पार्ट 2 को रिपीट कर दे, सिर्फ कल पार्ट 2 को अगर रिपीट करें, मुझे पता है लोग कम आएंगे ये जान मुझ के सुन के। या फिर एक काम करते हैं, छोड़ो, कल पार्ट 3 करते हैं और फिर से 3 दिन की सीरीज एक कंप्लीट और उठाते हैं। कल 3 ही होगा, तो कल भागने का या कल नहीं आ रहे इसका कोई रीजन नहीं है, कोई चांस नहीं है। 3 करते हैं, और जिसमें शिद्दत होगी, जिसमें थोड़ी सी भी स्ट्रांग विल होगी कि मुझे दोबारा सीखना है, चीजें समझनी है, दोबारा लिखना है, वो रिपीट मोड पे आई जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग देने का ना मन ही नहीं कर रहा, आओ दोबारा राइव कर देंगे, मैं ही दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे को मेहनत लगेगी, हम दोबारा कर देंगे, लेकिन आप लोग अगर एक बार दोबारा देख लोगे तो शायद कुछ जिंदगी के आपके साल बेटर हो सकेंगे, है ना। तो कल 3 पार्ट है, परसों फिर से 1, फिर से 2 और फिर से 3, 2 बार सीरीज को रिपीट करेंगे और फिर करेंगे हम इस कोर्स को एंड, ठीक है। ये बढ़िया रहेगा। कल थोड़ी टीम को ज्यादा पहले से कॉल करके और पहले से एक्टिव करके सब सुपरवाइजर, सबके जो अपलाइंस हैं वो लेके आना, ठीक है। और मैनेजर्स भी। वैसे आपको एक अंदर की बात बताऊं, अपलाइन मैनेजर्स पे डिपेंड करना कम कर दो। सच बता रहा हूं मैं आपको, अपने अपलाइन मैनेजर्स के ऊपर डिपेंडेंसी, निर्भरता, जरूरत कम कर दो। इनसे बड़ा आलसी कोई नहीं है इस दुनिया में, बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सर ऐसे ही कह रहे हो, हमारे अपलाइन है सर, इज्जत करो, लेकिन थोड़े आलसी है भाई मैनेजर्स ना आजकल। आप लोगों में मुझे ज्यादा शाइन दिखती है, सुपरवाइजर्स मुझे ज्यादा एक्टिव दिखते हैं आजकल, एएम मुझे ज्यादा मेहनती दिखते हैं आजकल। एक वो एएस जिसके पास 2 4 5 लोगों की टीम है, वो ज्यादा एक्टिव दिखता है। तो अगर आपके अपलाइन ने एक बार लिंक डाल दिया, ग्रुप पे फोटो डाल दी, वो कॉल करें ना करें आपकी टीम को, आप ही अपनी टीम को कॉल करना है, आपने ही एक्टिव करना है, आपने ही टाइम से आना है। डिपेंड होना ही बंद कर दो अपलाइन पे, ठीक है। एक बार सीरीज को रिपीट करेंगे, फिर हम चलेंगे स्किल्स के ऊपर। तब तक थोड़े नए सेशंस भी आ जाएंगे हमारे, डे 1 डे 2 के और नोवस कस्टमर्स के, है ना। फिर हम अपनी ट्रेनिंग स्किल्स की शुरू करते हैं बहुत जल्दी। और आप लोग प्रॉपर लीड्स पे फोकस करो भाई, अब तो कंफर्मेशन कर सकते हो, है ना। अब तो रिजल्ट भी पहले से बेटर हो रहा है, नोवस बन रहे हैं। खाली बैठना बंद कर दो, लीड्स पे ज्यादा काम, एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा दो, 10 कंफर्मेशन को एक आदत बना लो। देखो अगर आपको लग रहा है कि सर डे 2 वाले दिन तो कंफर्मेशन नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, हर एक दिन छोड़ के डे 1 हो रहा है ना, सही है ना। हर एक एक दिन के बाद डे 1 आ रहा है, सही है। उसमें ज्यादा काम कर लो, मतलब आपको एक दिन रखना चाहिए फॉलो अप और क्लोजिंग के लिए, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन रखना चाहिए नई इनविटेशन को काम करने के लिए। मतलब आज अगर मुझे पता है मेरा डे 1 है, ठीक है, तो 6 बजे से पहले दबा के कंफर्मेशन कर लो। कम से कम बोलूं तो 10 कर लो, ज्यादा बोलूं तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। 15 कर लो, 20 कर लो, 18 कर लो, 25 कर लो, जो सही लगे वो कर लो। लेकिन अगर हम बात करें कि कम से कम कितना होना चाहिए सर काम, तो दोस्त उसके लिए मिनिमम 10 कंफर्मेशंस हमारी हो, तो ही हम अच्छा काम कर पाएंगे, तो ही कुछ लोग डे 2 में जाएंगे, तो ही कुछ लोगों की क्लोजिंग होगी, और फिर कुछ बनेंगे 2CC वाले लोग, ठीक है। तो ये 1 2 कंफर्मेशंस करना बंद कर दो, वरना आप अपने ही वक्त के साथ मजाक करोगे, है ना। तो 10 कंफर्मेशन एक राइट है मिनिमम काम के लिए, और ज्यादा करोगे तो आप ही का फायदा। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं हम पार्ट 3 ऑफ कम्युनिकेशन। अभी के लिए बाय। और रिव्यू जरूर डालना अपने ग्रुप्स में कि आपको आज क्या सीखने को मिला, आपको मीटिंग आज की कैसी लगी, ठीक है।